स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोस्पेक्टस का, उसी का एक पार्ट है ये फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। कि प्रोस्पेक्टस जो हम बात कर रहे थे कि प्रोस्पेक्टस जो पब्लिक कंपनी इशू करती हैं अपनी जो कैपिटल को रेज़ करने के लिए, ताकि जो पब्लिक है हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सके। तो उसके अब इसके अंदर पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस के अंदर होता क्या है, किस चीज़ के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑलवेज जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर आता ही है। मोस्ट ऑफ सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के अंदर ये आता है कि डिस्क्राइब द फॉर्म्स एंड द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्वेश्चन आता है पूरा, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, व्हाट इज द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड डिफाइन सम फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक्स, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनीज is a document that introduces the public to the planning of the company's venture and its potential for making profit and induces the public to invest in its shares and debenture। एक prospectus जो है, जो कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को इंट्रोड्यूस करवाता है कि कंपनी की क्या प्लानिंग है वेंचर की, और कंपनी भाई किस तरीके से अपना मतलब कैपिटल रेज करेगी, और कंपनी का कितना प्रॉफिट आगे मतलब आने वाले टाइम पीरियड में, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेक करेगी। एंड पब्लिक को ये बताना है कि वो इन्वेस्ट करें हमारे शेयर के अंदर और डिबेंचर्स के अंदर। इसलिए प्रोस्पेक्टस को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कंपनी स्ट्रक्चर एंड इट्स पोटेंशियल। देखिए, अब ये देखिए, सारा काम मतलब मेजर सारा काम प्रोस्पेक्टस के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस को ऐसा होना चाहिए कि वो कंपनी की सारी इमेज दिखाए, कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर दिखाए, कंप्लीट पिक्चर दिखाए कंपनी की। अगर वो प्रॉपर अच्छी तरीके से दिखाया गया होगा, यानी कि प्रोस्पेक्टस इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया होगा कि वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहा है, पब्लिक को ये समझा रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना तो यार सही है ना। इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, हमें शेयर्स के ऊपर जो अगर हम खरीदेंगे या डिबेंचर्स के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो कंपनी अगर उससे अट्रैक्ट होगी तो कंपनी उस कंपनी के अंदर क्या तो पब्लिक उस अट्रैक्ट होगी तो पब्लिक उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी। तो इसलिए क्लियर पिक्चर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कंपनी की। तो एक प्रोस्पेक्टस के अंदर आप कंपनी की क्लियर पिक्चर दिखाएं, कुछ उसके अंदर भी कुछ भी उसके अंदर मिस रिप्रेजेंट ना करें, कुछ फ्रॉडुलेंट पार्ट ना लिखें उसके अंदर, कुछ भाई सामने वाले पार्टी को यानी कि पब्लिक को मिसलीड ना करें, ऐसा कंटेंट ना डालें उसके अंदर। अपनी ट्रू पिक्चर दिखाएं अपनी कंपनी की, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेवारी होती है जो भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस बना रहा होता है। तो देखिए सेक्शन 26 क्या बोलता है। सेक्शन 26 कास्ट अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी अपॉन द कंपनी टू डिस्क्लोज मैटर स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 3 एंड द प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लायंस एंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ द 2013 एक्ट इज़ रिक्वायर्ड। यानी 2013 एक्ट की जो प्रोविज़न है उसका पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 3 और कंप्लायंस विद द प्रोविज़न ऑफ पार्ट 2, ये सब कुछ दिखाना जरूरी है, डिस्क्लोज करना है इससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एनी ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ द पर्सन बाय ए कंपनी। देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, मीन्स एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ अ पर्सन बाय ए कंपनी। मतलब कि एक तो पब्लिक प्लेसमेंट यदि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ द कंपनी जो कंपनी को जानता हो, सिर्फ उन्हें ही ऑफ़र देना कि वो आप आओ, एक ग्रुप ले लिया हमने, एक आप आओ और हमारे शेयर और डिवेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करो, वो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफ़र तो प्रॉपर सारी पब्लिक को ऑफ़र दिया जाता है, ठीक है। थ्रो इशू ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर एंड विच सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव क्लॉज। जो भी क्लॉज है इससे रिलेटेड उसको प्रॉपर फुलफिल करेगा वो पर्सन, यानी कि जो भी मान लो ग्रुप वगैरह है जिसको किया गया। आगे सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट आल्सो रिक्वायर्ड दैट इफ द प्रोस्पेक्टस इंक्लूडेड स्टेटमेंट
purporting to be made by an expert, his consent in writing should be obtained and this fact be stated in the prospectus. जो भी मतलब कि एक्सपर्ट है भाई, जो बना रहा है, प्रपोर्टिंग टू मेड बाय एक्सपर्ट के द्वारा बनाई जानी चाहिए और उसी जो कंसेंट है उसकी रिटर्न में होनी चाहिए और शुड बी ऑब्टेन एंड इन दिस फैक्ट इज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, और जो ये फैक्ट है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होना चाहिए, ठीक है। इट शुड ऑल्सो स्टेट दैट द कंसेंट हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन, और ये भी लिखा होना चाहिए कि जो कंसेंट है उनकी वो वापस नहीं ले सकते। एक बार उन्होंने अगर इसकी इजाज़त दे दी है, फ्री कंसेंट है उनकी, कंसेंट मतलब होता है इजाज़त देना अपनी तरफ से स्वतंत्र रूप से, अब वो वापस अगर एक बार उन्हें इजाज़त दे दी तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते। टर्म्स एक्सपर्ट हैज़ बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 238 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स एंड, कौन होता है वो एक्सपर्ट? एक इंजीनियर हो सकता है, एक वैल्यूअर हो सकता है, एन अकाउंटेंट हो सकता है और एनी अदर पर्सन हुज प्रोफेशन गिव्स अथॉरिटी टू स्टेटमेंट मेड बाय हिम, और कोई ऐसा पर्सन जिसका प्रोफेशन अथॉरिटी देता है कि वो स्टेटमेंट दे सके। The expert should not be one who is himself engaged or interested in the formation, promotion or management of the company। देखो जो एक्सपर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो एक्सपर्ट बनाएगा प्रोस्पेक्टस और जो स्टेटमेंट लिखेगा उसके अंदर ना, जो भाई प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आएगी, तो वो स्टेटमेंट यानी कि वो एक्सपर्ट कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके पास अथॉरिटी होगी वो किसी प्रोस्पेक्टस के अंदर जाके स्टेटमेंट दे सके। लेकिन वो एक्सपर्ट ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो कंपनी की फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ पर्सन नहीं होना चाहिए, कोई अनदर पर्सन होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स ही शुड नॉट बी कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। दूसरे वर्ड में बोला जाए वो कंपनी की मैनेजमेंट और फॉर्मेशन में कहीं से भी दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कंपनी की प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है और वो स्टेटमेंट कौन देता है? एक स्टेटमेंट चाहिए होती है एक्सपर्ट के द्वारा, और जो जिस एक्सपर्ट की स्टेटमेंट होती है उसकी रिटर्न में कंसेंट मांगी जाती है कि आपने ये चीज़ अपने फ्री कंसेंट से दी है, ठीक है, और उसको कहाँ लिखा जाता है? प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है। और जो एक्सपर्ट है वो कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो अपनी स्टेटमेंट दे सके, ठीक है। और अब ये बोल रखा है कि जो एक्सपर्ट की हम बात कर रहे हैं वो एक्सपर्ट हमारी कंपनी से कहीं से भी दूर दूर तक संबंधित नहीं होना चाहिए, कोई मैनेजमेंट के अंदर का पर्सन नहीं होना चाहिए, कोई फॉर्मेशन से रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अदर मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस आर एज फॉलोज। एक तो बात हमने यहाँ पे कर ली सेक्शन 26 वाली कि भाई स्टेटमेंट जरूरी होती है, और अदर मैटर क्या होते हैं जो इस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखे होते हैं। फर्स्ट देखिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनीज इंक्लूडिंग द डिटेल्स अबाउट द सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, दिस इज हाउएवर नॉट नेसेसरी व्हेन द प्रोस्पेक्टस इज इशूड मेयरली एज अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। देखिए, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए आपके प्रोस्पेक्टस में कि कंपनी क्या करना चाहती है, इसका एम क्या है, और जो सिग्नेटरी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के उसके नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह लिखी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, the number and classes of the shares and the interest of the shareholder in the property and profit of the company. In case of redeemable preference shares, the date of the redemption of the notice period for the redemption and the proposed method of the redemption। देखिए, आपने शेयर्स के नंबर कितने शेयर्स हैं आपकी कंपनी के, उनकी क्लास कौन कौन सी है, और एंड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर शेयर होल्डर का इंटरेस्ट कितना है, एंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी के प्रॉफिट में से, कंपनी की प्रॉपर्टी में से शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है। इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो, द डेट ऑफ रिडम्पशन लिखोगे कब रिडीम होंगे वो, और द नोटिस पीरियड फॉर रिडम्पशन, और नोटिस पीरियड बताओगे उसका रिडम्पशन का, एंड द प्रपोज मेथड ऑफ रिडम्पशन, और एक जो भी मेथड आप रिडम्पशन का यूज़ करोगे उसको बताओगे उसके अंदर, ठीक है। आपको इसके अंदर ये बताना बहुत ज़रूरी है। थर्ड देखिए, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर। जो भी आपकी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है उनका नेम लिखना है,
उनका एड्रेस होना चाहिए, उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और उनका ऑक्यूपेशन के काम क्या करते हैं। द क्वालिफिकेशन शेयर इफ़ एनी, कोई क्वालिफिकेशन शेयर है तो वो हेल्ड बाय द डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर ने कोई क्वालिफिकेशन शेयर ले रखे हैं तो वो लिखना है। द टर्म्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, और उनकी जो अपॉइंटमेंट की टर्म एंड कंडीशन थी वो, रेमुनरेशन उनका, वो कितने पैसे के लिए हमारे कंपनी में वर्क कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, एंड कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ द ऑफिस, और अगर लॉस कंपनी की ऑफिस का कोई लॉस होता है तो उसमें कंपनसेशन। ठीक है। फोर्थ देखिए, where shares are offered to the public, the minimum subscription amount which in the opinion of the director or signatory of the memorandum must be raised by the issue of shares offered to the public for subscription to provide for the purchase price of any property acquired or acquired, preliminary expenses, underwriting commission, repayment of loan etc. वेयर शेयर्स आर ऑफर्ड, जब पब्लिक को ऑफ़र किए जाते हैं शेयर तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट बताना चाहिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इतना है कि अगर आपको हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है शेयर्स का, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इतना है, और फिर बाद में जो भी है अलॉटमेंट अमाउंट इतना होगा, जो भी है वो हम उसके अंदर अकॉर्डिंग बता देंगे। ठीक है। द टाइम ऑफ द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कि सब्सक्रिप्शन कब खुलेगा उसका टाइम बताओगे आप कि भाई हम इशू करने जा रहे हैं और जो इशू का सब्सक्रिप्शन टाइम है वो कब खुलेगा वो आपको बताना है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब आएगी उस इशू की, जो वही सब ने जो एप्लीकेशन डाली होगी उसकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब आएगी। 6th, द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑन ईच शेयर, एंड इफ एनी प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विद इन 2 years, डिटेल्स ऑफ द शेयर सब्सक्राइब्ड फॉर एंड अलॉटेड। यानी कि देखिए सबसे पहले तो ये लिखा होना चाहिए कि अमाउंट कितना है शेयर एप्लीकेशन, अगर आप अप्लाई करना चाहती है, पब्लिक अप्लाई करना चाहती है हमारे शेयर्स के लिए। देखो मान लो मेरी कंपनी है, मैं प्रोस्पेक्टस लिख रही हूँ, तो प्रोस्पेक्टस के अंदर मेरे को क्या लिखना है कि अगर कोई सामने वाली पब्लिक है वो मेरी कंपनी के अंदर शेयर के लिए सब्सक्राइब करना चाहती है तो एप्लीकेशन देगी, तो एप्लीकेशन मनी कितनी होगी और अलॉटमेंट मनी कितनी होगी एक शेयर की, वो देखना। और अगर प्रोस्पेक्टस है वो 2 years के अंदर मतलब विद इन 2 years के अंदर इशू किया गया है तो उसकी डिटेल लिखनी चाहिए कि पुराने शेयर कितने अलॉट कर रखे हैं, कितने सब्सक्राइब कर रखे हैं। ठीक है। 7th, particulars of any options to subscribe for share or debentures including the time for exercise of option, the भाई कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके पास शेयर और डिबेंचर को सब्सक्रिप्शन के लिए, और आपको टाइम भी बताना है उसका। द प्राइस टू बी पेड एंड एक तो टाइम बताना है कितने टाइम के अंदर उसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, कितना प्राइस पे करना है ये भी बताना है, और कंसिडरेशन गिवन फॉर द ऑप्शन, और उस ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए कितनी कंसिडरेशन पे करनी पड़ेगी, एंड द पर्सन एंटाइटल टू द ऑप्शन, और कितने पर्सन उसके एंटाइटल है उस ऑप्शन के लिए। ठीक है। 8th है पर्टिकुलर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर इशूड एज फुल्ली और पार्टली पेड अप इन द प्रोसीडिंग 2 years अदरवाइज दैन इन कैश, एंड द कंसिडरेशन फॉर सच इशू एंड सच, मतलब कि ये बताना है आपको जो शेयर्स और डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं वो फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है। 9th है द नेम ऑफ द अंडर राइटर, जो भी उस कंपनी अंडर राइटर के लिए जो मतलब जिस कंपनी ने जिस अंडर राइटर को कमीशन पे कर रहा है तो उन अंडर राइटर्स का नाम लिखा होना चाहिए अगर कोई आप अंडर राइटर अपॉइंट कर रहे हो, एंड द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर दैट द रिसोर्सेज ऑफ द अंडर राइटर्स आर सफिशिएंट टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन, और मतलब भाई कितने मतलब कि डायरेक्टर को ये पता होना चाहिए कि अंडर राइटर को कितना भाई पे कर रहे हो आप उससे जो भी उसकी ऑब्लिगेशन है दायित्व से डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है। 10th है particulars about vendors from whom any property has been or is to be acquired by the company and the price whereof is to be paid out of proceeds of the issue, कि भाई कोई पर्टिकुलर्स लिखने हैं आपको वेंडर से रिगार्डिंग जिससे कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है या फिर कंपनी ने कोई जो भी एक्वायर किया है कोई उसका प्राइस है वो कैसे आप पे करोगे इशू के थ्रू, वो लिखना पड़ेगा आपको। 11th द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, कि आपने जो अंडर राइटर को अपॉइंट किया हुआ है उसको कितना कमीशन पे कर रहे हो आप, उसको भी लिखना पड़ेगा कि रेट लिखनी पड़ेगी अंडर राइटर कमीशन की, अंडर राइटिंग कमीशन की 2% से जो भी है जितनी भी रेट होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। 12 देखिए द अमाउंट और एस्टिमेट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द इशू बाय होम पेड और पेबल,
द अमाउंट और एस्टिमेट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब कि जो पहले एक्सपेंसेस जो होते हैं उसका अमाउंट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द इशू, और इशू के ऊपर जो भी एक्सपेंस होने हैं वो बाय होम पेड और पेबल, उसको कौन पे करेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, और जो इशू करने पर जो हम शेयर इशू कर रहे हैं उस पर जो एक्सपेंसेस होंगे उसका अमाउंट कौन पे करेगा वो। 13th है द अमाउंट पेड और बेनिफिट गिवन विद इन 2 प्रोसीडिंग ईयर्स टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जो अमाउंट पे करी है और बेनिफिट दी है विद इन 2 प्रोसीडिंग ईयर्स टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, और जो अमाउंट है आप या बेनिफिट है वो दो पिछले प्रीवियस जो 2 ईयर्स हैं और प्रमोटर्स को आपको पे कर देने हैं, ठीक है, उसके अंदर। 14th पर्टिकुलर ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटिंग और फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर whenever entered into and every other material contract unless made in the ordinary course of the business or more than 2 previous year। देखिए कोई भी हर एक कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटिंग और फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना, उसको फिक्स करना उसके रेम्यूनरेशन को, उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका सारे पर्टिकुलर्स आपको बताने पड़ेंगे। कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर रहे हो, रेम्यूनरेशन फिक्स कर रहे हो उसका, डायरेक्टर और मैनेजर का, वेन एवर एंटर्ड इनटू एंड एवरी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, और कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिगार्डिंग सारे पर्टिकुलर्स आपको उसके अंदर बताने पड़ेंगे। 15th है द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो ऑडिटर है जो आपके जो अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। 16th देखिए पर्टिकुलर एज टू इंटरेस्ट ऑफ एवरी डायरेक्टर और प्रमोटर, उन सब का पर्टिकुलर्स डाटा होना चाहिए एज टू इंटरेस्ट ऑफ एवरी डायरेक्टर और प्रमोटर इन द प्रमोशन और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी विद इन 2 years ऑफ द डेट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, जिस दिन प्रोस्पेक्टस मतलब इशू हुआ है उसके 2 साल के अंदर हर एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट या प्रमोटर का इंटरेस्ट कंपनी की प्रमोशन के अंदर वो उसको मतलब दिया जाना चाहिए, उसके पर्टिकुलर्स लिखे जाने चाहिए। 17 देखिए वेयर द शेयर्स आर ऑफ मोर देन 1 class द राइट्स ऑफ वोटिंग एंड राइट एज टू कैपिटल एंड डिविडेंड अटैच टू द सेवरल क्लासेस ऑफ शेयर्स, अगर आपके शेयर्स हैं वो एक से ज़्यादा क्लासेस के हैं तो भाई वोटिंग का राइट्स उसमें लिखा होना चाहिए कि कैपिटल का राइट्स उसमें लिखा होना चाहिए, डिविडेंड अटैच टू द सेवरल क्लासेस, और जो सेवरल क्लासेस के जो शेयर्स हैं उसके ऊपर उसका डिविडेंड अटैच होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, ठीक है। 18 देखिए द restrictions if any imposed by the articles upon the member in respect of their right to participate at company's meeting and to transfer shares or upon the director in respect of their powers of management, जो restrictions है अगर कोई है imposed by the articles upon the members, कोई भी अगर आपके article of association ने restriction आपके members पे डाली हुई है तो वो सारी restriction है वो आपको यहाँ बतानी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज द लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द कंपनी हैज़ बिन कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी का मामला है भाई अभी चलती हुई कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द कंपनी हैज़ बिन कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस, तो उसमें लिखना पड़ेगा कितने टाइम से आपका जो कंपनी है बिजनेस कर रही है। एंड द कंपनी प्रपोज टू एक्वायर अ बिजनेस विच हैज़ बिन कैरिड ऑन फॉर लेस दैन 3 years द लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच सच बिजनेस हैज़ बिन कैरिड ऑन, और कंपनी है अगर उसने अपना बिज़नेस एक्वायर किया हुआ है जो 3 साल तक की भाई अगर पहले 3 साल तक चल चुका है तो लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग, फिर आपको जितना टाइम उसके बाद बचता है वो आपको बताना पड़ेगा उसके अंदर। 20th है if any reserves or profit of the company or any of its subsidiaries have been capitalized, particular of capitalization and surplus arising from revaluation of the asset of the company, कोई भी रिजर्व और प्रॉफिट है कंपनी का और एनी ऑफ द सब्सिडरीज हैव बीन कैपिटलाइज्ड, पर्टिकुलर ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, भाई कोई कंपनी है उसकी रीवैल्यूएशन हुई है उसके एसेट की तो फिर उसको बताना पड़ेगा आपको कितनी कैपिटलाइजेशन हुई है उसकी, ठीक है। 21 a reasonable time and place at which copies of all accounts on which the report of the auditors is based may be inspected, एक reasonable time और reasonable place जहाँ पर all accounts की कॉपी है
ऑन विच द रिपोर्ट जिस पे ऑडिटर की रिपोर्टिंग बेस्ड है वो इंस्पेक्शन की जाएगी, ठीक है। In addition to the matter stated above, the following report must also be set out in the prospectus। मतलब ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, इसके साथ में कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं जो उसके साथ में ऐड ऑन होएगी। फर्स्ट देखिए क्या है, ए रिपोर्ट बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर ईच ऑफ द 5 फाइनेंशियल ईयर्स बिफोर द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, यानी कि ऑडिटर की रिपोर्ट, ठीक है। दूसरा, इफ़ द company proposes to acquire any business, a report should be made by a chartered accountant whose name should be disclosed upon the profit and losses of the business for each of the 5 years before the date of the prospectus and assets and liability of the business। अगर कोई कंपनी अक्वायर कर रही है बिजनेस तो एक उसकी रिपोर्ट भी आपको बतानी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जो प्रीवियस उसकी है, जो हुज नेम शुड बी डिस्क्लोज, जिसका नेम उसमें डिस्क्लोज होना चाहिए, upon the profit and loss of the business for each of the 5 years before the date of the prospectus। प्रोस्पेक्टस की डेट से पहले जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस कितना रहा है 5 सालों तक का, एंड एसेट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और एसेट लायबिलिटी कितनी रही है बिजनेस की वो। थर्ड है, रिपोर्ट्स अबाउट द बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन टू विच द प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योरिटीज आर टू बी अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी रिपोर्ट्स बिजनेस की और ट्रांजेक्शन की टू विच द प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योरिटीज़ आर टू बी अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, जिसका जो प्रोसीड्स है सिक्योरिटीज़ की वो अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। आगे देखिए, the prospectus shall contain a declaration that all the relevant provision of the Companies Act 2013 and the guidelines issued by the government have been complied with and no statement made therein the contrary to the provision of the Companies Act 2013 and the rules thereon। देखो प्रोस्पेक्टस के अंदर ये डिक्लेरेशन जरूर देनी होनी चाहिए, जो भी प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी कंटेंट्स है वो जो भी हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर जो प्रोविज़न आते हैं उसी के अंतर्गत लिया गया है, और कोई भी स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 को के जो प्रोविज़न को के विरुद्ध नहीं है और उसी के रूल्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ये डिक्लेयर करना ज़रूरी है। The prospectus must contain a statement that a copy has been delivered for registration। prospectus के अंदर एक स्टेटमेंट जरूर लिखी होनी चाहिए कि एक कॉपी हैज़ बिन डिलीवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन इंडिकेटिंग द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट डिलीवर्ड देयरविद, कि भाई एक कॉपी डिलीवर कर दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, इंडिकेटिंग द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट डिलीवर्ड देयरविद, और उसके साथ में जो भी रिक्वायरमेंट थी जिन डॉक्यूमेंट के वो साथ में अटैच कर दिए गए हैं। इट मस्ट बी इशूड विद इन 90 days ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, और उसको 90 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन के उसको इशू कर देना है, आइदर बाय न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट और अदरवाइज, चाहे वो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो। 90 डेज़ के अंदर कर देना है आपने इशू रजिस्ट्रेशन के 90 डेज़ के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। जैसे कि मान लो अगर आपने क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है आपका, KU GJU जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, अगर उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था तो आप जैसे 21 है इसके अंदर, तो कुछ 15 एक आप याद कर लीजिए मोटे मोटे और वो उसके अंदर लिख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज मैंने देखा है ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के अंदर कि प्रोस्पेक्टस क्या है और प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स बताइए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू कमेंट्स एंड शेयर माई वीडियो विद योर friends, and also subscribe my channel Commerce with Kanojia ma'am, and also hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.